दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की जो क्लास है वो इकाई 3 हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र लगा हुआ है। वहीं से मैंने 100 प्रश्न लिए हैं दोनों टॉपिक से मिला करके, और ये प्रश्न बड़े ही बेहतरीन हैं। आप चाहे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, जेआरएफ, DSSS या किसी भी हिंदी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, चलिए प्रश्नोत्तरी करते हैं। हाँ, वीडियो पसंद आए बंधु तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और ये भी आप बताएं कि आपका कौन सा टॉपिक अभी बहुत कमजोर है, आपने इसको तैयार नहीं किया है, या आप उस पर MCQs चाहते हैं। ठीक है, तो सभी को कमेंट करना है। और चलते हैं प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, कथन किसका है? तो ये सभी जानते हैं, कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न है कि आचार शास्त्र में उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं? तो सुकरात है। अगला प्रश्न है कि होरेस प्लेटो के दर्शन में निरूपित विषय नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है 3 का वो 4 नंबर है, काव्य मीमांसा नहीं है, बाकी ये सभी हैं शामिल हैं। अगला आता है प्रश्न कि प्लेटो के अनुसार काव्य की अग्राह्यता के दो आधार माने गए हैं, कौन कौन से? तो करेक्ट है दर्शन और प्रयोजन। अगला प्रश्न आता है कि प्लेटो के अनुसार अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कला है। तो करेक्ट आंसर हो गया मिथ्या। ठीक है, प्लेटो के अनुसार अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कला क्या है? तो कला मिथ्या है, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भाव से उद्भूत और भाव पर ही आधारित होने से काव्य या नाटक में तर्क का अवकाश नहीं रहता, इसलिए वह अग्राह्य है। यह मत किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 6 नंबर का 2 नंबर होगा, प्लेटो ही है। अगला एक और प्रश्न निकल कर आता है कि प्लेटो का उद्धरण नहीं है, मतलब कौन सी उक्ति है जो प्लेटो की नहीं है? कि कवि उन्मुक्त उन्मुक्त व्यक्ति है, वह काव्य दैवी द्वारा अंतः प्रेरित तथा अवशिष्ट होकर रचना नहीं करता। कवि की रचना ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है, और कवि की रचना कला के नियमों का अनुवर्तन नहीं करती। ठीक है, तो जो 7 नंबर का करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु, तो 2 नंबर है जो प्लेटो का उद्धरण नहीं है, कि वह काव्य देवी द्वारा अंतः प्रेरित अविष्ट होकर रचना नहीं करता। ठीक है, ये जो नहीं शब्द है ना, इसलिए यही तो निकल गया कि प्लेटो का यह नहीं है। ठीक है, अगला है प्लेटो द्वारा स्वीकृत काव्य भेद नहीं है, कौन सा नहीं है? तो 8 नंबर का करेक्ट है 3 नंबर विवरणात्मक। नेक्स्ट है कि प्लेटो के अनुसार प्रगीत के कितने अंग माने गए हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा एक है शब्द, माधुर्य और लय। नेक्स्ट आता है कि किसके अनुसार पूर्ण ज्ञान की परिभाषा ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर अरस्तु। फिर अगला प्रश्न आता है अरस्तु के दुखांतक यानी ट्रेजेडी के संबंध में तर्कपूर्ण कथन का हमें चयन करना कि कौन सा कथन नहीं है ट्रेजेडी के संबंध में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आएगा 11 नंबर का, वो 3 नंबर है कि कार्य व्यापार वर्ण होता है। ठीक है, मतलब अभिनय होता है, तो ये ट्रेजेडी के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न आता है अरस्तु द्वारा उल्लेखित 3 प्रकार के कथानकों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? 12 नंबर का करेक्ट है 2 नंबर उपाख्यानात्मक। अगला है लक्षणा को प्रतिभा का प्रमाण किसने माना? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर अरस्तु ने। नेक्स्ट आता है कि अरस्तु के अनुसार महाकाव्य का रूप स्वरूपाधायक तत्व नहीं है। तो 14 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा वो 4 नंबर है कि अनेक छंदों का प्रयोग होता है। ठीक है, वीडियो का पॉज करके आप सभी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ताकि हम 100 प्रश्न कम समयों में कर लें और आपको प्रश्न भी बेहतर मिल जाए और आपका समय भी सटीक बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट उत्तर हमारा जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कलात्मक महत्व की दृष्टि से महाकाव्य की अपेक्षा दुखात्मक को कौन श्रेष्ठ मानता है? तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है वो है अरस्तु। अगला है कि काव्य संबंधी मान्यताओं में प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी और अरस्तु की? तो अरस्तु की कैसी थी? 16 नंबर का करेक्ट है यथार्थ परक। अगला प्रश्न फिर निकल कर आता है कि अरस्तु ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा है? तो 17 नंबर का जो करेक्ट है वो 3 नंबर है कार्य व्यापार से। ठीक है, आगे चलते हैं तो बताना है कि यूनानी कैथारसिस का हिंदी रूपांतर है। तो 18 नंबर का जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा अभी हमारा करेक्ट उत्तर बंधु 18 का 2 नंबर विरेचन। ठीक है, अभी जब क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो समय हुए हैं सुबह के 3:50 हुए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 3:50
50 मिनट बंधु मेंशन हो रहा है। ओके, तो हमारा जो 18 नंबर का प्रश्न निकल कर आता है कि यूनानी कैथारसिस का हिंदी रूपांतर क्या है, तो विरेचन है। 2 नंबर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न कि काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, किसने कहा है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है हमारा 2 नंबर है, वर्ड्सवर्थ ने। फिर अगला प्रश्न आता है कि काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है, तो कौन सी मान्यता यहाँ पर नहीं, हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 20 नंबर का, वो 4 नंबर है कि भाषा में कृत्रिमता और आडंबर प्राचीन कवियों की देन है। ठीक है, ये जो है ये वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत में नहीं आता है। आगे प्रश्न फिर आता है निकल करके कि प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं, किसने किससे कहा है, तो 21 का करेक्ट आंसर है 4 नंबर हमारा, वर्ड्सवर्थ ने। फिर अगला प्रश्न आता है कि व्यंजना की महिमा के कारण ही कोई उत्तम काव्य बार बार पढ़ने पर भी नीरस नहीं लगता, किसकी मान्यता है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु वो 3 नंबर है, कॉलरिज ने। अगला प्रश्न है कि काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्यतः समझ में आए, पूर्णतः नहीं, यह किसने कहा है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर हमारा है वो 3 नंबर है, कॉलरिज ने कहा है। अगला है प्रश्न कि ट्रेडिशनल एंड इन द इंडिविजुअल टैलेंट नामक लेख किस लेखक की समस्त आलोचना का आधार है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर है बंधु यहाँ पर वो 1 नंबर ही है, इलियट का। अगला प्रश्न है कि इलियट के अनुसार वैयक्तिक प्रज्ञा के प्रस्फुटन में परंपरा बाधक है, तो जो करेक्ट आंसर इसका हमारा है वो 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा, बाधक नहीं बल्कि साधक और सहायक है। अगला प्रश्न फिर आता है कि कला में नैतिकता के घोर समर्थक विद्वान हैं, तो कौन है, करेक्ट है हमारा यहाँ पे 2 नंबर, रिचर्ड्स। फिर अगला प्रश्न निकल कर आता है कि रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण है, तो संप्रेषण रिचर्ड के अनुसार किसे स्वीकार करते हैं, तो कलाकार की अचेतन प्रक्रिया को। फिर अगला हमारा प्रश्न आता है कि रिचर्ड ने काव्य भाषा के 2 रूप माने हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा 28 का निकलेगा कि वैज्ञानिक और रागात्मक। फिर अगला प्रश्न आता है कि सहजोपाध्या द्विधा भवति कहकर प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पद्या किसने स्वीकार किया, सभी जानते हैं, रुद्रट हमारा यहाँ पर 29 नंबर का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आता है कि विवाहवान भाव व्यवचार संयोगा दृश्य निष्पत्ति उक्त रस सूत्र के किन 2 शब्दों की व्याख्या में रस का निरूपण हुआ है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विवाह और संयोग का, संयोग निष्पत्ति का, संयोग और अनुभाव और संयोग का, भाव और निष्पत्ति का। ठीक है, तो ये जो 30 नंबर का करेक्ट उत्तर आएगा तो हमारा संयोग और निष्पत्ति का। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बढ़िया ध्यान से क्लास को देखते रहिएगा। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, किसने कहा है, तो 31 का करेक्ट आंसर है 2 नंबर, महाविश्वा द्विवेदी ने। अगला प्रश्न आता है कि अनुभाव का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक, तो 32 का जो करेक्ट आंसर वो 3 है, आहार जो है ना, आहार नहीं, आहार ही होगा। ठीक है, आहार जो है वो अनुभाव का प्रकार नहीं है। अगला है जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ये जो 33 का करेक्ट आंसर बंधु यहाँ पर 1 नंबर है, अस्थाई भाव। अगला प्रश्न आता है कि एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, पंक्तियों में अस्थाई भाव किसका है, तो यहाँ पर अस्थाई भाव रति का है। अगला प्रश्न आता है कि वामन में रीति किसे कहा गया है, तो विशिष्ट पद रचना को। ठीक है, 35 में आप देखेंगे, नहीं, संघटना को। वामन में रीति जो कहते हैं तो वो किसको कहते हैं, संघटना को कहते हैं। 2 नंबर बंधु यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। विशिष्ट पद रचना रीति ये शायद वामन का नहीं, किसी और की युक्ति है, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, यदि आपको याद आए बताइएगा, मैं थोड़ा डाउट में हूँ। बाकी 2 नंबर ही यहाँ पर करेक्ट उत्तर होना चाहिए। नियत वर्ण व्यापार को रीति मानने वाले विद्वान कौन हैं, तो करेक्ट उत्तर हमारा 1 हो जाएगा, मम्मट। अगला प्रश्न फिर आता है कि रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो 37 का जो करेक्ट है वो 2 नंबर है, कुंतक है। नेक्स्ट आता है कि आनंद वर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में काव्य की आत्मा बताई है, तो 38 का जो करेक्ट उत्तर होगा हमारा वो 4 नंबर होगा, ध्वनि। अगला है कि वक्रोक्ति दैव वैगद्य भंगी भणित किसने कहा है, तो इसका जो 39 का करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है वो है कुंतक। ठीक है, पाश्चात्य अभिमन्युवाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है, तो 40 का सभी जानते हैं,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है विशिष्ट पद रचना रीति है विशेषो गुणात्मक किसने कहा है? तो 41 का जो करेक्ट आंसर है बंधु हमारा वो वामन ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो वहाँ ये हमारा डाउट क्लियर हो गया। विशिष्ट पद रचना रीति जो वो वामन की ही पंक्ति है। आगे प्रश्न आता है कि रीति की आत्मा किसे स्वीकार किया गया है? तो 42 का करेक्ट आंसर हमारा तो निकलेगा गुण को। तदोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः काव्य, मतलब काव्य को सर्वप्रथम दोष रहित होना चाहिए किसने कहा है? तो यहाँ पर 43 का जो करेक्ट है वो 3 नंबर है मम्मट ने। अगला है नृपह मोको ही दीजिए अथवा मत गजेंद्र पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो 44 का करेक्ट आंसर एक हो जाएगा हमारा दुष्क्रमत्व दोष। अगला है कि रणति भंगी घंटावली झरति दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बंधु 2 नंबर गौड़ी लक्षणा। अगला आता है साहित्य और कला समाज के आर्थिक और भौतिक जीवन से उन्नत होती है, उसी पर स्थित व आधारित होती है, उक्त अवधारणा किस वाद की है? तो जो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे निकल कर आता है वो है 4 नंबर मार्क्सवाद की। अगला आता है प्रश्न कि मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना करती है तो क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पर 2 नंबर फैंटेसी। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना करती है तो क्या कहलाती है? तो 47 का जो करेक्ट आंसर बंधु हमारा निकल कर आता है 47 नंबर का। हाँ, फैंटेसी हमने देख लिया है। अगला है कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है, साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण करती है, किसने कहा है? तो 48 का करेक्ट आंसर हमारा 4 होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर अगला प्रश्न आता है कि कविता के लिए शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होता, किसने कहा है? तो 49 का करेक्ट आंसर हमारा 2 नंबर निकलेगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता होती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हों, किसने कहा है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो 1 नंबर होगा सुमित्रानंदन पंत। फिर अगला प्रश्न आता है कि भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र है, ठीक है, कौन सा है? विभावानु भाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 नंबर ही हो जाएगा 51 का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो रसों की सही संख्या क्या होनी चाहिए? तो 52 का करेक्ट आंसर हमारा 2 होगा। 9 हमारे रस की सही संख्या मानी गई है। किस विद्वान ने प्रयाण को 10वां रस स्वीकार किया है? तो 53 का करेक्ट आंसर हमारा जो निकल कर आता है बंधु वो है 2 नंबर रुद्रट ने। अगला प्रश्न है आचार्य मम्मट के अनुसार रस दोषों की संख्या क्या स्वीकार की गई है? तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 54 का 1 नंबर सही है 10। कौशिकी वृत्ति का संबंध किस रस से संबंधित है? तो 55 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पर 4 नंबर श्रृंगार रस से। अगला है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो यहाँ पर अद्भुत रस से। अगला है साहित्य दर्पण के रचयिता सभी जानते हैं विश्वनाथ हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित है? तो सभी जानते हैं रस गंगाधर करेक्ट आंसर हो गया। किस विद्वान ने रौद्राक्ष करुणो रसः कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से स्वीकार की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा भरत मुनि ने। अगला है किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? करेक्ट आंसर हमारा 3 होगा पांचाली रीति। तात्पर्य क्या होता है? ठीक है, तो तात्पर्य का हम करेक्ट आंसर बताएं तो अविधा लक्षणा और व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति है। अगला है देश व्याकुल है वाक्य किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर रूढ़ा लक्षणा। अगला आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 मानी गई है। अपस्मार क्या होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 64 नंबर का कि संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार। ठीक है, अगला है भामा ने अपने ग्रंथ में अलंकारों की संख्या कितनी स्वीकार की है? तो इन्होंने 38 स्वीकार की है। फिर अगला है कि आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कौन से अलंकार का उल्लेख नहीं किया? तो 66 का जो करेक्ट आंसर है बंधु वो यहाँ पर चौथा है श्लेष अलंकार का। ठीक है, उपमा अनुप्रास उपमा दीपक हाँ कौन से अलंकार का उल्लेख नहीं किया? तो श्लेष ही है। अगला आता है कि किसने रीति को काव्यात्मा माना है? तो यहाँ पर जो 70 का करेक्ट आंसर है वो बंधु हमारा निकल कर आता है 2 नंबर वामन ने।
अगला है औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र ने कितने प्रकार के औचित्य बताए हैं? तो 27 प्रकार के। अगला प्रश्न आता है कि निकल करके निम्नलिखित में से रूपक अलंकार का उदाहरण होगा, कौन सा होगा? तो रूपक अलंकार का उदाहरण बंधु देख लेते हैं। वीडियो पॉज करके आप सारे ऑप्शन पढ़ते रहिएगा। 69 का करेक्ट आंसर हमारा 3 नंबर होगा, प्यासी मछली सी आँखें थी विकल रूप के जल में। फैंटेसी का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो 70 का करेक्ट आंसर 2 है, मिथ्या कल्पना। अगला है काव्य की आत्मा के रूप में कल्पना शक्ति की प्रतिष्ठा किसने की? 71 का 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा, कॉलरिज। और अगला है कि जब कोई पदार्थ किसी भाव या विचार का स्वीकृत उपलक्षणा या संकेत बन जाता है तो वह कहलाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतीक कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो बात संकेत की हो रही है। ओके, अगला प्रश्न आता है कि बिंब का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर 73 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि बिंब का प्रमुख कार्य है, तो वो है 4 नंबर उपयुक्त सभी। फिर अगला प्रश्न आता है कि काव्यार्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से बिंब का कौन सा भेद है? तो 74 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है बिंब के भेद में आता है संश्लिष्ट। अगला है कि प्रतीक योजना का लक्ष्य क्या होता है? 75 का करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है 1 नंबर, कथ्य को आकर्षक रूप प्रदान करना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद का प्रवर्तक यहाँ पर नहीं है? तो 76 का हो जाएगा 4 नंबर, वॉल्टेयर। अगला आता है प्रश्न कि पागल प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं, प्रसिद्ध कथन किसका है? 77 का जो करेक्ट आंसर बंधु निकल कर आता है 1 नंबर है, शेक्सपियर का। अगला प्रश्न आता है कि आलोचकी से क्या तात्पर्य है? 78 का उत्तर बता दूं, 2 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वे आलोचक जिन्हें किसी की अच्छी से अच्छी रचना भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। आलोचक यानी जिसको अरुचिकर लगे, रचना अच्छी है तब भी उन्हें अरुचिकर प्रतीत हो रही है, ठीक है। काव्य कला या तो सिद्ध पुरुष का काम है या फिर माफ़ कीजिएगा, काव्य कला या तो सिद्ध पुरुष का काम है या पागल का। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु का। अगला है प्रतीक अहम की कारा से निकलने का द्वार है, यह कथन किस विचारक का है? 80 नंबर का उत्तर हम देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर, बोरिक पेस्तारक। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के मुखिया का नाम बताना है, तो 81 का करेक्ट आंसर निकलेगा हमारा 2 नंबर, D.H. लॉरेंस। दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? 82 का करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाए, लॉक। फिर अगला प्रश्न आता है कि अभिहित्या क्या है, ठीक है। अभिहित्या क्या है? संचारी भावों की संख्या में शामिल है, तो 2 नंबर होगा, संचारी भाव का एक प्रकार है, ठीक है। आत्मवादी संप्रदाय किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर सबको बताना है, ठीक है। 84 नंबर का सभी उत्तर बताएंगे कि आत्मवादी संप्रदाय किसे कहा जाता है, ठीक है। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे 84 नंबर का। फिर अगला प्रश्न आता है कि कला के लिए नामक सिद्धांत के प्रतिष्ठापक कौन हैं? तो 85 का जो करेक्ट आंसर बंधु हमारा हो जाएगा 4 नंबर है, ब्रैडली। अगला है किसे देहवादी संप्रदाय से अभिहित किया गया है? तो 86 का करेक्ट आंसर निकल कर आता है 2 नंबर, अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति संप्रदाय। अगला है अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा नाट्यशास्त्र की। फिर अगला प्रश्न आता है कि अरस्तु ने किस काव्य सिद्धांत की स्थापना की? सभी जानते हैं, विरेचन। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि काव्य में अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर 89 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बंधु हमारा वो प्लेटो हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से 10 रूपककार कौन हैं? तो यहाँ पर धनंजय करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला आता है कि रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? तो 91 का 2 नंबर करेक्ट होगा, भट्टनायक, ठीक है। अवमर्श क्या है? 92 का करेक्ट आंसर बता दें, 2 नंबर होगा, संचारी भाव का एक प्रकार होता है अवमर्श, जरूर इन सबको देखिएगा। लोचन टीका किस प्रसिद्ध टीका ग्रंथ की टीका है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ध्वन्यालोक, ठीक है। आपने पढ़ा ना ध्वन्यालोक लोचन, तो हमारा ये 1 नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और विषंभक की कल्पना की जाती है कहाँ पर? विषकंभक की। तो इसको भी आप सभी जानते हैं कि ये जो नाटक में आता है वो विषकंभक का रूप नाटक में देखने को मिलता है। अगला है रस सिद्धांत के प्रमुख 4 मतों में से कौन सा मत शामिल नहीं है? तो यहाँ पर भौतिकवाद शामिल नहीं है। अगला है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत में विरेचन शब्द का संबंध किस विज्ञान से है? तो 96 का जो करेक्ट उत्तर निकल कर आता है बंधु वो हो गया हमारा 3 नंबर, आयुर्वेद शास्त्र।
अगला है, नाटक का प्राण किसे माना जाता है? तो सभी जानते हैं, संतान ने का करेक्ट उत्तर। सबके जहन में आ गया होगा कि रस को नाटक का प्राण माना गया है। और नाट्य रूपकों में कौन सा रूपक शामिल नहीं है? तो 98 का उत्तर हमारा निकल कर आता है 4 नंबर अभिनय। ठीक है, अगला आता है कि सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाली व्याख्याकार हैं। तो जो सहृदय की चेतना का स्वीकार करते हैं वो हमारे डॉक्टर केशव प्रसाद मिश्र हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है, कोमल वचन सभी को भांति अच्छे लगते ललित कथन उक्त उदाहरण में किस प्रकार का दोष स्वीकार किया जाता है? तो करेक्ट आंसर निकल कर आता है यहाँ पर 4 नंबर अर्थ पुनरुक्ति। ठीक है, अर्थ पुनरुक्ति दोष। आगे हमने यहाँ पर 100 प्रश्न किया और ये क्लास आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। ठीक है, एक और प्रश्न मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहूँगी, आपने उसको उत्तर देना है मेरी बात को सुन करके और सभी को उत्तर देना है। ठीक है, बताइएगा कि वह कौन सी भाषा है जिसे विद्वान और अविद्वान दोनों प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, सभी को बताना है कि वो कौन सी भाषा है जिसे विद्वान और अविद्वान दोनों प्रयोग में लाते हैं। दर्शन की भाषा, विज्ञान की भाषा, शास्त्र सम्मत की भाषा या बोलचाल की भाषा। ठीक है, सभी को इसका उत्तर देना है बंधु। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके अपना फीडबैक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।